Okay, let us continue from our previous discussions on inverters. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इन्वर्टर्स के एप्लीकेशंस क्या हैं और एक जो सबसे बेसिक इन्वर्टर है दैट इज कॉल्ड अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, राइट। हमने देखा था कि उसके एडवांटेजेस जो हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है उसकी सिंप्लिसिटी, और हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है वो हमने देखा कि जो वोल्टेज स्ट्रेस है ऑन स्विचेस, दैट वोल्टेज स्ट्रेस वाज 2 VDC, जबकि आउटपुट वोल्टेज जो था उसकी पीक वैल्यू जो थी दैट वाज इक्वल टू VDC, यानी कि लेस वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए जो स्विच हमें चूज करना पड़ेगा वो बहुत हाई वोल्टेज का चूज करना पड़ेगा, राइट। सो दीज वर द सेलिएंट पॉइंट्स। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी, दैट वाज द वेवफॉर्म इटसेल्फ। हमें जो आउटपुट मिला था, दिस वाज द आउटपुट वोल्टेज दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। सो दिस वाज VDC, this was minus VDC, and this output is a square waveform. So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो चाह रहे थे कि हम एक हम ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म चाहते थे, राइट। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्हेन वी टॉक अबाउट AC, वी बेसिकली रेफर टू अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, बट हमें मिल क्या रहा था, हमें स्क्वायर वेवफॉर्म मिल रहा था। तो आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी ऑब्टेन दिस साइनसॉइडल फंक्शन फ्रॉम दिस स्क्वायर वेव फंक्शन। हमारा जो इन्वर्टर है वो इनहेरेंटली एक साइन वेव जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइन, ये मैंने पहले भी बताया था, साइन फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इन्वर्टर जो है वो स्विचेस की हेल्प से बना है, जो कि डिस्क्रीट डिवाइसेस हैं, वो ऑन या ऑफ स्टेट में होंगे। तो आपको जो वेवफॉर्म मिलेगी वो भी एक डिस्क्रीट वेवफॉर्म मिलेगी। इट विल हैव डिसकंटिन्यूटीज, इट विल नॉट बी अ कंटिन्यूअस वेवफॉर्म, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि हमें जो डिजायर्ड वेवफॉर्म है अब वो फर्दर हम कैसे लाएं। हम इसके लिए जो हमारे लिए जो टूल जो हम यूज करते हैं, दैट टूल इज अ मैथमेटिकल टूल, जो हम कई सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, फूरियर्स थ्योरम। फूरियर्स थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड जो है दिस इज T0, है ना, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। फूरियर्स थ्योरम कहता है कि दिस पीरियोडिक फंक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन टू अ नंबर ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल्स, कोसाइनसॉइडल सिग्नल्स, और एक कांस्टेंट जो हमारे लिए एक DC है, राइट। दिस इज अ समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, 1 to infinity। ये साइनसॉइडल और कोसाइनसॉइडल जो टर्म्स हैं वो कैसी हैं, they have different frequencies. These frequencies are integral multiples of the original frequency, right? तो ये ओमेगा नॉट क्या है, दिस ओमेगा नॉट इज 2 पाई बाय T0, और ये T0 क्या है, इस ओरिजिनल फंक्शन का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ थिंग कॉल्ड फिल्टर डिजाइन, ठीक है। So this is the problem that we are facing. We wanted to synthesize a pure sine wave, but what we got from an inverter is a square wave. So now, to explain the concept of Fourier analysis, I'll first explain the concept of synthesis. यहाँ पर जो स्क्रीन पर मैंने शो किया है ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f0। मैंने एक और साइनसॉइडल फंक्शन शो किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 times this f0, दिस इज 3f0,
और इनका एम्पलीट्यूड भी जो है वो अलग अलग है। ओके, तो हमारे पास दो साइनसॉइडल फंक्शन है, दोनों प्योर साइन वेव्स हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है और यहाँ पर इनके एम्पलीट्यूड्स भी अलग अलग है। हमने क्या किया, इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दिया। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें एक नया वेव फॉर्म मिलती है। ये जो नई वेव फॉर्म है, इसको अगर आप देखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन। जो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी का साइनसॉइडल फंक्शन है यहाँ पर, उसके बराबर टाइम पीरियड इस फंक्शन का भी होगा। ये फंक्शन जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये एक नॉन साइनसॉइडल फंक्शन है, नॉन साइनसॉइडल है लेकिन पीरियोडिक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट है। ओके, अगर हम इसमें एक और साइनसॉइडल फंक्शन ऐड कर दें जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स एफ नॉट है, तो अब जो नया फंक्शन हमें दिखाई देगा वो इस तरह का दिखाई देगा। ऐसे अगर हम बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के साइन वेव ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड्स इनमें ऐड करते जाए। Am I audible? Yes, sir. Okay. I'm sorry, I think I lost the connection. Which part do I need to explain again? सर आप यहीं पे थे, वेवफॉर्म्स बता रहे थे। ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बहुत सारी साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स को ऐड किया और हमने देखा कि एक नॉन साइनसॉइडल फंक्शन वेवफॉर्म हमें मिल रही है जो कि पीरियोडिक है नेचर में, राइट। इस तरह से हम एक स्क्वायर वेव भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक वेवफॉर्म शो करी है जो कि ऑब्वियसली एक नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म, राइट। इट अप्रोक्सीमेट्स अ स्क्वायर फंक्शन। ये वाली वेवफॉर्म को मैंने कैसे बनाया, इस वेवफॉर्म को बनाने के लिए मैंने एक साइन वेवफॉर्म ली जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट थी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नॉन साइनसॉइडल की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। फिर एक और साइन वेवफॉर्म ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 एफ नॉट है, फिर 5 टाइम्स एफ नॉट, 7 टाइम्स एफ नॉट। ये मैंने चार वेवफॉर्म्स को जब ऐड कर दिया तो मुझे ये वाली वेवफॉर्म मिली। ठीक है, दिस कॉल्ड वेवफॉर्म सिंथेसिस। इसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि इस जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेवफॉर्म है, इफ आई ब्रेक इट डाउन, अगर इस वेवफॉर्म को हम ब्रेक कर दें तो हमें ये वाले साइनसॉइडल फंक्शंस मिलेंगे। इन साइनसॉइडल फंक्शन की क्या खासियत होगी, पहली खासियत होगी कि एक इनमें से वेवफॉर्म ऐसी जरूर होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना। ये ओरिजिनल जो हमारी वेवफॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर की एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगी। और क्या खासियत होगी, और ये होगी कि दूसरी जो वेवफॉर्म्स होंगी वो सारी प्योर साइन वेव तो होंगी लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी। कैसी होंगी वो फ्रीक्वेंसीज, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगी। एफ नॉट है तो एक 2 एफ नॉट होगी, एक 3 एफ नॉट, 4 एफ नॉट, 5 एफ नॉट, लाइक दैट। ओके, तो दिस इज नोन एज वेवफॉर्म एनालिसिस। अब आपने क्या किया, वेवफॉर्म जो था आपके पास ओरिजिनल नॉन साइनसॉइडल बट पीरियोडिक वेवफॉर्म, उस वेवफॉर्म को आपने ब्रेक कर दिया टू डिफरेंट साइनसॉइडल फंक्शंस। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम अब क्या थी इन्वर्टर के पर्सपेक्टिव से, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि इन्वर्टर से जो आउटपुट मिला था वो हमें इस तरह का आउटपुट मिला था, एक स्क्वायर वेव मिले थे। लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें सिर्फ एक साइन वेव चाहिए थी सेम फ्रीक्वेंसी वाली, एफ नॉट वाली, ये डिजायर्ड था। ये वाला डिजायर्ड कंपोनेंट है जो हमें चाहिए था। ये सारे अनडिजायर्ड कंपोनेंट्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए थे, है ना। हमें एक ही फ्रीक्वेंसी चाहिए थी 50 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, तो हमें ये 150 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज हमें नहीं चाहिए थे ये वाले साइनसॉइडल कंपोनेंट्स। ऑल्दो साइनसॉइडल हैं, ऑल्टरनेटिंग है, बट ये हमारे काम के नहीं थे, राइट। तो इस फ्रीक्वेंसी के बराबर का जो साइनसॉइडल फंक्शन है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट, राइट। इस वाली नॉन साइनसॉइडल फंक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये चार कंपोनेंट्स। इन चारों में से ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा फंडामेंटल कंपोनेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। बाकियों में क्या है, फ्रीक्वेंसीज इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं हार्मोनिक्स। ओके, दीज कंपोनेंट्स आर हार्मोनिक्स।
तो 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है तो हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, 5 टाइम्स है तो फिफ्थ हार्मोनिक, 7 टाइम्स है तो सेवेंथ हार्मोनिक. सो दीज हार्मोनिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, तो हमें क्या करना है, ये वाले हार्मोनिक्स को यहां से हटा देना है, फंडामेंटल कंपोनेंट को रहने देना है. तो क्या होगा, हमारे जो इन्वर्टर का फाइनल आउटपुट है वो साइनसॉइडल बन जाएगा फिर. ओके, सो दिस इज द टारगेट दैट वी हैव टू अचीव हर बार. लेकिन अगर हम वेवफॉर्म एनालिसिस जब करते हैं तो इतने सुंदर वेवफॉर्म्स बना के नहीं कर सकते कि एक एफ नॉट बना दिया, 3 एफ नॉट, 5 एफ नॉट, फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तो सारे हम नहीं बनाते. हम क्या करते हैं, हम इन कंपोनेंट्स के आरएमएस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना. पीक वैल्यूज हमें पता है, ये आरएमएस वैल्यू विल बी बाय √2. तो सारे आरएमएस वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी किनकी, कंपोनेंट्स की, ये जो हार्मोनिक्स हैं और जो फंडामेंटल कंपोनेंट है इनकी आरएमएस वैल्यूज. फिर हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यूज, है ना. फॉर एग्जांपल इसकी आरएमएस वैल्यू है 100 वोल्ट और लेट अस से इसकी आरएमएस वैल्यू है लेट अस से 60 वोल्ट्स, राइट. तो हम इसको ना परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे. हम कहेंगे कि दिस इज 60% ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट. हम कहेंगे दिस इज 20% ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट, दिस इज 10% ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट. इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे और उस एक्सप्रेशन को इस तरह के डायग्राम से शो करते हैं जिसे हम कहते हैं एक स्पेक्ट्रम. वी कॉल दिस एज द हार्मोनिक स्पेक्ट्रम. वंस अगेन याद करें कि हमने क्या किया है. हमारे पास एक नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म थी, फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर वेवफॉर्म. हमने इस नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म को बहुत सारी साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स में तोड़ दिया. ठीक है, अगर इस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट थी तो ये वाली एक साइन वेव ऐसे मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, और ये बाकी सब की फ्रीक्वेंसीज एफ नॉट का इंटीग्रल मल्टीपल है. और इस इन सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं हार्मोनिक्स. ओके, फिर हमने क्या किया, ये वाले हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड देखा, इनका आरएमएस देखा और इसके टर्म्स में लगाया कि कितना परसेंट है. और अब ये सारी इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन को हम यहां प्रेजेंट कर रहे हैं इस एक तरह का बार ग्राफ. ओके, तो हार्मोनिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यहां पर n की वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू है 0, यानी डीसी कंपोनेंट कितना है, ये 0%. n की वैल्यू हुई 1, यानी कि एफ नॉट फंडामेंटल कंपोनेंट. इसको अपन कितना मानते हैं, इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सब देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा 100%, राइट. दिस इज परसेंटेज. फिर हमने देखना चालू किया n इक्वल टू 2, सेकेंड हार्मोनिक कितना है, 0 है. n इक्वल टू 3, थर्ड हार्मोनिक, ये हमने देखा इट इज इक्वल टू अराउंड 33-35% ऑफ द फंडामेंटल. फोर्थ हार्मोनिक अगेन 0, फिफ्थ हार्मोनिक is at somewhere 20%, like this. तो इस तरह का जब हम प्रोफाइल बनाते हैं, ये प्रोफाइल किसका है, ये प्रोफाइल इसका है, इसका प्रोफाइल है. इस तरह का प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोफाइल या हार्मोनिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, दिस इज हाउ वी विजुअलाइज अ नॉन साइनसॉइडल फंक्शन. आप इसको इस तरह से समझो कि आपके पास ये कोई कलर है, मान लो ये कोई कलर है. ये कलर जो है ये 3 कलर्स को मिला के बना. ये कलर 1 था, ये कलर 2 है और ये कलर 3 है. ठीक है, तो हम क्या है, ये वाला प्रोफाइल देख रहे हैं कि इसमें आपको व्हाइट चाहिए था तो वो आपने 60% व्हाइट लिया, है ना, और आपने 25% सेकंड कलर लिया और आपने 15% थर्ड कलर. तो एक्चुअली आपके पास तो ये है, लेकिन आप इसका एनालिसिस इन बेसिक कलर के टर्म्स में कर रहे हो. इस तरह से हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं. तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई, हमें ये मिला था, हमें ये चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, इन सबको हटा दो यहां से. किन सबको हटा दो, हार्मोनिक्स को हटा दो. ठीक है,
हमें इन्वर्टर से ये आउटपुट मिला था जिसको हम इनके टर्म्स में समझ रहे हैं, इन सबको हटा देंगे हार्मोनिक्स को, तो ये रह जाएगा। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्मोनिक्स विल गिव अस अ प्योर साइन वेव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। फिल्टरिंग कैसे करते हैं ये हम एक बार रिव्यू करेंगे क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्टरिंग। यहां पर स्क्वायर वेव फॉर्म में हमें एक खासियत दिखाई दी कि स्क्वायर वेव फॉर्म में जो प्रोमिनेंटली प्रेजेंट थे, यानी ये 35%, 20%, ये प्रोमिनेंटली जो हार्मोनिक्स हैं, बाकी वाले तो कम है इससे, ये वाले जो है ये लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। लोअर ऑर्डर मतलब इनका ऑर्डर क्या है, 3 है, 5 है, 7। हायर ऑर्डर होता मतलब 15 होता, 20 होता, हायर ऑर्डर होता। तो हमें बस यहां पर यही याद रखना है कि स्क्वायर वेव फॉर्म का हार्मोनिक प्रोफाइल कैसा था। स्क्वायर वेव फॉर्म का हार्मोनिक प्रोफाइल ऐसा था कि उसमें लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स थे। दिस ऑल वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन, बट बिफोर दैट we will go to the concept of filtering. So अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, जो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा। हमने एक तो ये पढ़ा कि अगर किसी डिवाइस से आप करंट को फ्लो कराते हो तो ये डिवाइस क्या करता है, इस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। इस ऑपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। दिस ऑपोजिशन इज मेजर्ड इन ओम्स। ऐसा ही ऑपोजिशन एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर भी ऑफर करता है, लेकिन उस केस में ये करंट कैसा होता है, दिस करंट इज साइनोसॉइडल इन नेचर। दिस करंट इज साइनोसॉइडल इन नेचर। तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ साइनोसॉइडल करंट इज नोन एज रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस भी एक ऑपोजिशन है, लेकिन ये किसको है, दिस इज टू द फ्लो ऑफ साइनोसॉइडल करंट। बहुत स्पेसिफिक वेवफॉर्म है यहां पर, वो कैसी है, साइनोसॉइडल है। ठीक है, सो दिस इज ऑपोजिशन टू साइनोसॉइडल करंट यहां पर भी। तो इंडक्टर जो ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है उसको हम कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर जो ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है उसे हम कह रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सेल से शो करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सिस से शो करते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो न केवल इंडक्टर की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, बल्कि आप जो साइन वेव, जो साइन करंट जो आप फ्लो कराना चाह रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी वो डिपेंड कर रहा है। एफ क्या है यहाँ पर, इस साइनसॉइडल करंट की फ्रीक्वेंसी है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अपोजिशन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो इंडक्टर क्या करेगा, ज्यादा अपोज करेगा। फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इंडक्टर कम अपोज करेगा। और फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो इंडक्टर जीरो अपोजिशन ऑफर करेगा, है ना। जैसे डीसी सर्किट्स में हम देखते हैं, स्टेडी स्टेट में अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज जीरो, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, दिस इज 2 पाई एफ 1 बाय 2 पाई एफ सी। यानी कि ये वाला जो अपोजिशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो वी कैन यूज दीज कंपोनेंट्स टू फिल्टर आउट द हार्मोनिक्स। हम कैसे करेंगे, हमने ये देखा कि हमें जो वेवफॉर्म मिल रही है इन्वर्टर से वो एक स्क्वायर वेवफॉर्म, और ये स्क्वायर वेव फूरियर्स थ्योरम से हमें समझ में आता है कि दिस स्क्वायर वेव कंप्राइजेस मल्टीपल साइन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मान लो ये 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। और हमने ये देखा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की साइन वेव्स को इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग ढंग का ऑपोजिशन ऑफर करते हैं। सो मान लो हमने एक इंडक्टर लिया सीरीज में, ठीक है।
ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। इनपुट साइड में हमने ये वाली वेवफॉर्म दी है, ये वाली वेवफॉर्म दी है, मतलब ये कॉम्बिनेशन पूरा दिया है, सेम थिंग है ना, क्योंकि यही सारे कंपोनेंट्स मिला के स्क्वायर वेवफॉर्म बनी है। तो अब इसका देखो बिहेवियर देखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है या फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इसको हम कैसे कंपोनेंट्स दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी भी दे रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी भी। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज को तो पास कर देगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज को रोक देगा। क्यों करेगा ऐसा? ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है ये साइनसॉइडल फंक्शंस। ओके, सो ऑपोजिशन कितना है, XL इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये क्या करेगा, इट विल एक्ट, वो वेवफॉर्म आराम से पास होगी, इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, द आउटपुट विल बी इक्वल टू इनपुट। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो इंडक्टर क्या करेगा, बहुत हाई ऑपोजिशन ऑफर करेगा, तो आउटपुट, इनपुट जो होगा वो आउटपुट तक नहीं पास हो पा रहा है, राइट। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, लो फ्रीक्वेंसी, ये तो निकल जाएगा, इन आउटपुट में दिखाई देगा। हायर फ्रीक्वेंसीज जो होंगे वो नहीं दिखाई देंगे आउटपुट। इसको हम कहते हैं फिल्टर, और ये स्पेसिफिक फिल्टर क्या है, लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर है मतलब लो फ्रीक्वेंसीज को तो ये पास कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को रोक देता है। ओके, तो फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, ये इंडक्टर कैपेसिटर के बिहेवियर के अलावा ये कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है फूरियर एनालिसिस से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पीरियोडिक वेवफॉर्म नॉन साइनसॉइडल है, बट इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साइनसॉइडल फंक्शंस। इसी इंडक्टर को लेकिन अगर आप पैरेलल में लगा दो, ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, और इस इंडक्टर को मैंने इस तरह से लगाया, तो अब इसका नेचर चेंज हो जाएगा। देखो अब फिर से हम देखते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल, सो XL इज प्रोपोर्शनल टू F। तो लो फ्रीक्वेंसी है मतलब ऑपोजिशन कम है, हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब ऑपोजिशन ज्यादा है, और हमने पैरेलल में लगाया हुआ है। तो यहां पर देखो, ये वाला इनपुट कितना भी हो, आउटपुट हमेशा 0 दिख रहा है, ये शॉर्ट सर्किट है। और यहां पर क्या हो रहा है, आउटपुट जो हो रहा है वो इनपुट के बराबर है, यानी यहां पर उल्टा हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल तो आउटपुट में दिखाई दे रहा है, लो फ्रीक्वेंसी का नहीं दिख रहा। तो सेम इंडक्टर को अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो इट इज एक्टिंग लाइक अ हाई पास फिल्टर, और इसको आपने सीरीज में लगाया था तो इट वाज एक्टिंग लाइक अ लो पास फिल्टर। और ये सारी चीज कहां से हमें समझ में आती है, इंडक्टर के बिहेवियर से समझ में आती है, उसके रिएक्टेंस से समझ में आती है। ओके, सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर के लिए एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ लो पास फिल्टर, और इसको जब हम यहां सीरीज में लगा रहे हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ हाई पास फिल्टर। ओके, सो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ये डीसी सोर्स है, फिर डीसी को हमने एसी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक इन्वर्टर है यहाँ पर। इस इन्वर्टर से हमें कैसा आउटपुट मिल रहा है, एक स्क्वायर वेव फॉर्म मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन वेव फॉर्म चाहिए। तो हमने यहाँ पर लगा दिया एक लो पास फिल्टर, एलसी फिल्टर, और यहाँ पर हमें साइन वेव फॉर्म मिल गई। सो बेसिकली हमने क्या किया, हार्मोनिक्स को यहां से हटा दिया और हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट रह गया। दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग, राइट। सो एलसी इज अ पॉपुलर काइंड ऑफ फिल्टर। बहुत सारे आप तरह तरह के फिल्टर्स इंप्लीमेंट करने के लिए यू कैन यूज एलसी, है ना। आपने और भी सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे फिल्टर्स के बारे में, लो पास हाई पास मैंने बताया, इस तरह से होता है बैंड पास या बैंड स्टॉप फिल्टर, लाइक दैट। इसमें कोई डाउट अबाउट फिल्टरिंग, कमलप्रीत कोई डाउट? नो सर। जसकरण? सर नो सर। सर यस। ये स्क्वायर वेव जो एसी है वो एसी ही तो है, मतलब जो स्क्वायर वेव आ रही है इन्वर्टर से, स्क्वायर वेव एसी सिग्नल ही तो है ना सर? हाँ, ओ- सी स्क्वायर वेव एसी सिग्नल है, लेकिन ये फुल्ली डिजायरेबल चीज थी नहीं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये सिग्नल कंसिस्ट ऑफ, एक तो साइन वेव है इसमें प्योर फंडामेंटल एफ नॉट वाली, दूसरी साइन वेव जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी वाली, है ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा अपने घरों में, जब इन्वर्टर
पर लोड शिफ्ट होता है, फॉर एग्जांपल फैन है, नॉर्मल अगर ग्रिड वाली सप्लाई से चल रहा है फैन, तो वो कम आवाज करता है, बहुत कम आवाज करता है, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, जहां भी चौक है। लेकिन जैसे ही लोड इन्वर्टर पर शिफ्ट होता है, आवाज बढ़ जाती है उनकी। आवाज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इन्वर्टर जो आउटपुट आपको दे रहा है, प्रोबेबली वो प्योर साइन वेव दे ही नहीं रहा है, उसमें हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट, उसके कारण लॉसेस बढ़ेंगे, बहुत सारे इश्यूज होंगे। स्क्वायर वेव में हम एक और चीज देखते हैं कि देखो, अगर इसका सिर्फ एक हाफ साइकिल देखो तो ये कांस्टेंट, ये बेसिकली डीसी है, इतना पार्ट अगर देखो, एक पोलैरिटी का, ये दूसरी पोलैरिटी का। तो अगर आपने फर्दर इस सिस्टम में अगर कोई ट्रांसफार्मर लगाया, चोक कॉइल्स लगी हैं, तो क्या होगा, उस उतने पार्ट में वो सैचुरेट हो जाएगा, है ना। इस तरह के सिस्टम्स में अगर आप डीसी पार्ट देते हो तो वो सैचुरेट हो जाते हैं, उनके अंदर लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑल्दो है तो वो अल्टरनेटिंग, बट वो अनडिजायरेबल टाइप का है, उसमें हमें सिर्फ फंडामेंटल साइनसॉइडल कंपोनेंट जो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की चीज है। बाकी जो हार्मोनिक्स है वो नॉइज बढ़ा रहे हैं, वो लॉसेस को बढ़ा रहे हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। सो हमने ये देखा कि जो हमें इस तरह के हाफ ब्रिज इन्वर्टर से, ये पूरा एनालिसिस हमने पढ़ा था, ये जो आउटपुट है ये स्क्वायर वेव मिल रहा है। इस स्क्वायर वेव का हमने हार्मोनिक प्रोफाइल देखा, इसका हार्मोनिक प्रोफाइल इस तरह का दिखता है। इस हार्मोनिक प्रोफाइल के बारे में सबसे नोटेबल चीज क्या है? प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। ठीक है, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स ज्यादा है, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स कम है। यहाँ पर ये लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स का ज्यादा होना भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब हम फिल्टर डिजाइन करेंगे, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमें तो कुछ फ्रीक्वेंसीज को रोक देना है, यानी एल और सी की वैल्यूज हमें उस हिसाब से चुननी पड़ेंगी। ठीक है। सो नाउ मान लो उस किसी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए जो वैल्यू ऑफ ऑपोजिशन चाहिए वो हमें चाहिए एक्स नॉट। ठीक है, मुझे दो फ्रीक्वेंसीज को रोकना है, लेट अस से मुझे थर्ड हार्मोनिक को रोकना है। थर्ड हार्मोनिक को रोकना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3f0 है। मुझे एक और फ्रीक्वेंसी को रोकना है जो 21st हार्मोनिक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 21 टाइम्स f0। f0 क्या है? आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मान लो अगर सिर्फ इसी को रोकना होता तो मुझे कितना इंडक्टर का साइज चाहिए था, और सिर्फ अगर इसी को रोकना होता, इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज अगर रोकना होता, तो मुझे कितना इंडक्टेंस चाहिए। लेट अस से रिएक्टेंस की वैल्यू, अपोजिशन की वैल्यू चाहिए एक्स नॉट, तो एक्स नॉट कितना होगा? 2 पाई एफ इंटू एल, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हार्मोनिक्स, एल इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। थर्ड हार्मोनिक को रोकने के लिए मैं क्या करता, एक्स नॉट दोनों में बराबर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता? 2 पाई एफ 3 L3। 21st के लिए क्या होता? F21 L21। सो यहां पर अब देखो, F3 is 3f0, F21 is 21f0, f0 कैंसिल हो गया, दिस इज 7। तो इसका मतलब देखो क्या दिख रहा है, थर्ड हार्मोनिक को रोकने के लिए जो आपको इंडक्टेंस चाहिए, अगर अकेले थर्ड हार्मोनिक को रोकना हो या अकेले 21st हार्मोनिक को रोकना, तो ज्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू किसमें चाहिए? थर्ड हार्मोनिक को रोकने के लिए चाहिए, दैट इज अराउंड 7 टाइम्स द 21st हार्मोनिक। यानी कि थर्ड हार्मोनिक, अगर आपको 21st हार्मोनिक को रोकने के लिए आपको इंडक्टर चाहिए 1 मिली हेनरी, तो थर्ड हार्मोनिक को रोकने के लिए आपको 21 मिली हेनरी का इंडक्टेंस चाहिए होगा। तो नेचुरली इंडक्टर का साइज कब ज्यादा हो जाएगा? जब इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो थर्ड हार्मोनिक था लोअर ऑर्डर हार्मोनिक, 21st ऑर्डर है हायर ऑर्डर हार्मोनिक। किस हार्मोनिक को रोकना ज्यादा आसान है? ये जो मैंने अभी अभी एनालिसिस बताया उसके हिसाब से लोअर ऑर्डर को रोकना ज्यादा आसान है या हायर ऑर्डर को रोकना ज्यादा आसान? सर हायर ऑर्डर। गुड, हायर ऑर्डर को रोकना ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें इंडक्टर का साइज हो जाएगा बहुत छोटा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा के लिए याद रख लो। फिल्टरिंग आउट हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स इज मच इजियर एज कंपेयर टू फिल्टरिंग आउट लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को फिल्टर आउट करना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उससे जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं यानी इंडक्टर और कैपेसिटर, उनका साइज बहुत बढ़ जाता है। ठीक है,
तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्क्वायर वेव इन्वर्टर के साथ। एडवांटेज हमने क्या क्या देखे थे? स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर है वो बड़ा सिंपल है, 2 ही स्विच चाहिए हमें उसको बनाने के, ठीक है। एक डिसएडवांटेज हमने देखा कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हाफ होता है ब्लॉकिंग वोल्टेज, यानी वोल्टेज स्ट्रेस अक्रॉस द डिवाइसेस, यानी आपको हाई वोल्टेज स्विच यूज करने पड़ेंगे। जो तीसरा मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर में जो प्रोमिनेंट प्रेजेंट हार्मोनिक्स होते हैं वो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं, या लोअर ऑर्डर ज्यादा प्रेजेंट, हायर ऑर्डर कम है, और इन्हीं को तो हटाना सबसे ज्यादा कठिन। तो अब हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक को ही बदल देते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। देखो ये स्क्वायर वेव थी, स्क्वायर वेव को तोड़ा तो बहुत सारी साइन वेव मिली। हम इसको उल्टा भी समझते हैं, हम कहते हैं कि ये एक प्योर साइन वेव थी, इसमें जब हार्मोनिक्स मिल गए तो स्क्वायर वेव बन गई, ठीक है। यानी कि प्योर साइन वेव में क्या हुआ, डिस्टॉर्शन पैदा हुआ। किसके कारण डिस्टॉर्शन पैदा हुआ? हार्मोनिक्स के कारण। कितने हार्मोनिक्स थे? बहुत सारे थे, अनकाउंटेबल हार्मोनिक्स, ठीक है। अनकाउंटेबल हार्मोनिक्स के कारण डिस्टॉर्शन पैदा हुआ। टोटल डिस्टॉर्शन कितना पैदा हुआ, उसको हम कहते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी वेवफॉर्म एक प्योर साइन वेव के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो चुकी। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करें? पहले हार्मोनिक का आरएमएस वैल्यू ली, इसका आरएमएस वैल्यू ली, इसकी आरएमएस वैल्यू ली, सारे आरएमएस वैल्यूज का स्क्वायर किया हमने, ऐड किया, डिवाइड किया जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स था, और रूट ले लिया जैसे नॉर्मली आरएमएस निकाल, ठीक है। वो कैलकुलेशन से एक फैक्टर हमें मिला, उसे हमने कहा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी हार्मोनिक के कारण कितना डिस्टॉर्शन पैदा हो गया, किसमें? साइन वेव में। और इस डिस्टॉर्शन पैदा होने से ये वेवफॉर्म क्या बन गई? स्क्वायर वेव। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जितना ज्यादा होगा, हम कहेंगे कि वेवफॉर्म में उतना, मतलब उतनी ज्यादा अनडिजायरेबल है फिर, डिस्टॉर्शन जितना ज्यादा है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है, इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड है, जो पावर कंपनीज का स्टैंडर्ड है, वो ये है कि अगर आपने घर में जो एसी आपने बनाया है, मान लो फोटोवोल्टाइक पैनल से बनाया, किसी भी ढंग से आपने जो एसी बनाया है, उसको आप अगर ग्रिड में जोड़ना चाहते हो तो टीएचडी की वैल्यू हमेशा 5% से कम होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कभी भी आप जब बिजली पैदा कर रहे हो और एसी ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में है वो, तो उसका टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखो कितना है। वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमेशा 5% से कम होना चाहिए, तभी आप उसको ग्रिड में कनेक्ट कर पाओ। यहाँ पर हमारे लिए डिस्टॉर्शन कितना है? 48%। और इसके लिए हम कम करने के लिए क्या करेंगे? फिल्टर यूज करेंगे। कैसा फिल्टर? लो पास फिल्टर। एग्जाम्पल क्या है लो पास फिल्टर का? एलसी फिल्टर, है ना। एलसी फिल्टर आप लगा दोगे, आपको लगभग एक प्योर साइन वेव मिल जाएगी, टीएचडी अपने आप कम दिखाई देगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इसका हार्मोनिक प्रोफाइल इस तरह का है कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स ज्यादा है, इसका मतलब एलसी फिल्टर का साइज होगा बहुत ज्यादा। ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलता है वो ये है, ये पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म है, ये स्क्वायर वेवफॉर्म है, ये उनके हार्मोनिक प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, टीएचडी कितना होना चाहिए? 5% से कम होना चाहिए। देखो स्क्वायर वेवफॉर्म में कितना है टीएचडी? 48%। पीडब्ल्यूएम में कितना है टीएचडी? 145% है, बहुत ज्यादा टीएचडी, यानी वेवफॉर्म बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। यानी कि आपको फिल्टर तो यहां भी लगाना है, क्योंकि 5% तो ये भी नहीं है, फिल्टर आपको यहां भी लगाना है। अब ये देखने वाली बात है कि फिल्टर छोटा किस में लगे, एलसी का साइज जो होगा वो छोटा किस में होगा, वो कैसे मालूम चलेगा? वो हमें इन दोनों के हार्मोनिक प्रोफाइल से समझ में आएगा। देखो स्क्वायर वेव का हार्मोनिक प्रोफाइल कैसा है? लोअर ऑर्डर हार्मोनिक ज्यादा है, यानी एलसी की वैल्यू ज्यादा होगी। पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म का हार्मोनिक्स देखो, लोअर ऑर्डर 0 है ऑलमोस्ट। ज्यादा कौन सा है? हायर ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। और
किस हार्मोनिक को हटाना आसान होता है? हायर ऑर्डर को हटाना आसान। इसका मतलब कम फिल्टर किस में लगेगा? इसमें लगेगा। तो ये जो PWM वेवफॉर्म है, इसका THD ऑल तो देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिल्टर छोटा लग जाएगा इसमें, और उसके बाद फिर आउटपुट आपको अच्छा दिखाई देगा। इसीलिए नॉर्मली आप जो घरों में इन्वर्टर्स यूज कर रहे हो और ड्राइव्स में जो हम इन्वर्टर्स यूज कर रहे हैं, दे आर PWM इन्वर्टर्स। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा? फिल्टर का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। एल, स्पेशली एल एक बल्कि कंपोनेंट है क्योंकि उसमें आयरन कोर होता है, राइट? सो वो साइज छोटा हो जाता है, तो ओवरऑल जो इक्विपमेंट है उसका साइज भी बहुत कम हो जाता है, राइट? तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या चीज है, वो एक that we'll discuss in next class. Today's time is over. So